का नाम है श्री प्रेम जन्मजय। कपड़े इनके अपने उतरते हैं और शर्म दूसरों को आती ही। ऐसे सम्मानीय सज्जनों को बेशर्म कहते हैं। कोई भी ढंग का नहीं। बेशर्मों से इतिहास भरा हुआ है और ये इतिहास प्रसिद्ध है कि ऐसे लोगों को कभी शर्म नहीं आती। शहाबुद्दीन गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार शर्मिंदा किया, परंतु शहाबुद्दीन गोरी एक बार भी शर्मिंदा नहीं हुआ। पृथ्वीराज चौहान अपनी राजपूती शान में सर ऊंचा किए भटकते रहे और शहाबुद्दीन गोरी कई बार बेशर्म हुए। आखिरकार 18वीं बार शहाबुद्दीन गोरी विजय हुआ, लेकिन उसने पृथ्वीराज चौहान को शर्मिंदा होने का एक अवसर भी न दिया। पृथ्वीराज चौहान अपनी राजपूती शान में अपना सर गवा बैठे और शहाबुद्दीन गोरी ने बेशर्मी से सोने की चिड़िया के पंख नोचे और अपनी राह चला गया। वो चला गया। बेचारा दुर्योधन शर्म से मारा गया। गांधारी के सामने बेशर्म न हो सका।
बेशर्म हो जाता तो भीम से पराजित न होता, इतिहास बदल जाता। दूसरी ओर पांडव महाभारत के युद्ध में निरंतर बेशर्म होते गए। भीष्म पितामह के पास जाकर उनसे उनकी मृत्यु का रहस्य पूछा है। गुरु द्रोण को असत्य बोलकर शर्मिंदा किया, बेशर्मी से उनकी हत्या कर दी। और कर्ण की भी तो बेशर्मी से हत्या की और स्वयं विजय भाव से मुस्कुराए और चले गए। पांडव महाभारत के युद्ध में निरंतर बेशर्म होते गए, परंतु दुर्योधन एक बार भी बेशर्म न हो सका। धर्म युद्ध को धर्म युद्ध की तरह लड़ता रहा। बहुत पुरानी बात है। वाकया कुछ इस तरह का था कि हाँ, बहुत पुरानी बात है। मैं बस स्टॉप पर खड़ा बस का इंतजार कर रहा था। तभी मैंने देखा एक लड़का बस स्टॉप पर आया और बस स्टॉप पर खड़ी कुछ लड़कियों को छेड़ने लगा। और हीरो क्या चल रहा है? यार वो जरा काम से आया था। अच्छा, यहाँ तो बहुत सारा काम। यार एक बात बता, बोलना, ये लड़कियां मुंह पे कपड़ा क्यों बांधती है? दिन देखो तो मुंह पे कपड़ा, रात देखो तो मुंह पे कपड़ा, शाम देखो तो मुंह पे कपड़ा। आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो, गर्मी हो, तो मुंह पे कपड़ा। और जहाँ कपड़ा होना चाहिए वहाँ कपड़ा ही नहीं होता है। अबे शायद चेहरा ना जल जाए इस डर से बांध लेती होंगी, और क्या। अच्छा, हाँ? चेहरा न जल जाए, और क्या। तो ऊपर वाले ने तो अपने को चेहरा दिया ही नहीं है। अगर कुछ नहीं, घर वालों को धोखा दे रही है कि कहीं घर वाले बॉयफ्रेंड के साथ घूमते हुए देख ले। चलता है क्या? कहाँ? वोट क्लब। क्यों? अरे बहुत बढ़िया सेटिंग है। नहीं यार, वो बताया तेरे को, जरूरी काम है। अच्छा अच्छा, तुम तुम्हारा जरूरी काम निपटा लो, मैं अपनी सेटिंग निपटाता हूँ। हाँ। अच्छा बाय। उसकी इस उम्र में छेड़छाड़ मुझे भी अच्छी लगती थी, लेकिन जब से अध्यापक बना हूं, नैतिकता ने मुझे बांध दिया है। खुद कुछ कर नहीं सकता, इसलिए दूसरों को देख गुस्सा आता है। मुझसे रहा नहीं गया। मैं उस लड़के के पास गया और मैंने उससे कहा, मिस्टर, मैं तुमसे बात कर रहा हूं, यहाँ आओ। अरे यहाँ आओ। तुम्हें इस तरह लड़कियों को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती है? नहीं आती है तो मेरे लिए ये उत्तर अप्रत्याशित था। मैं असमंजस में पड़ गया। मुझे लगा वो मुझसे माफी मांगेगा या अपनी सफाई देगा, लेकिन उसने ना मुझसे माफी मांगी और ना ही सफाई दी। फिर मैंने अपनी इज्जत बचाने के लिए उससे एक और प्रश्न किया। मिस्टर, मैं तुमसे बात कर रहा हूं। इधर यहाँ आओ। तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती है? आनी चाहिए शर्म, क्यों नहीं आती तुम्हें शर्म? अबे घर की बुड्ढे, तेरी माँ लगती है क्या, या तेरी बहन है? अबे रिश्तेदार तो नहीं है। साला खुद का जब टाइम था तो खूब मस्ती करी, खूब अय्याशी करी, खूब मटरेस्टी करी, और हम कर रहे तो
यार इस देश के बुड्ढों को पता नहीं क्या हो गया, ये साले पूरे देश के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, इनको कोई कुछ नहीं कहेगा, और हम करते तो यार अभी तो सिर्फ 22 का हुआ, अब नहीं करूंगा तो कब करूंगा। ये साले पूरे देश के कपड़े उतारकर विदेशी बैंकों में जमा कर रहे हैं, इनको कोई कुछ नहीं कहने वाला, और हम अबे ठरकी बुड्ढे, तू अभी तक यहीं पे खड़ा, इज्जत इज्जत प्यारी नहीं है क्या मैं तुझे? अभी तक वो मुझे छेड़ रहा, आपको उससे क्या करना है? आप जाओ ना, अपना काम करो ना। बेबी तुम इधर आओ ना। अबे बुड्ढे जाना सुनाई नहीं देता क्या? चल। मैंने अपनी इज्जत बचाई और गर्दन झुका ली, और उसने लड़की का हाथ गर्व से पकड़ा और उसे ले गया उस लड़की को। अरे वो ले गया, वो छोड़िए साहब, ये आजकल की पीढ़ी हम लोगों को नहीं समझ सकती। खैर, हमारे मोहल्ले में एक और सम्मानीय व्यक्ति है जो रोज शराब पीकर अपनी पत्नी को पीटता रहता है। ओम बराबर झूम शराबी, ओम बराबर झूम, ओम बराबर झूम शराबी, ओम बराबर झूम, ओम बराबर झूम शराबी, ओम बराबर झूम, ओम बराबर झूम शराबी। देखिए, बात यह है कि हाँ, अगर आप लोगों को स्वस्थ रहना है तो उसके लिए कुछ टिप्स दे रहा हूँ। देखिए, प्रातःकाल जल्दी उठिए और जल्दी उठ के 2 गिलास पानी पीजिए, और फिर हल्का सा नाश्ता लेने के बाद में 12 बजे थोड़ी सी डाइट, और फिर 3 बजे हरी सब्जी का सलाद, है ना, जैसे कि ककड़ी और टमाटर। फिर शाम को थोड़ा बहुत खाने के बाद सीधे पहुंच जाइए दुकान पे, है ना, और वहां से ले आइए ये, और गिलास रखिए, बढ़िया एक पटियाला पैक बनाइए, और पी जाइए। पीने के बाद बोलिए, भाड़ में गई डाइट, ऑलवेज रोड टाइट। एक और बना देता हूँ। शांति, अरे मेरे लिए पापड़ तो ले आओ जल्दी। उनसे उलझने का साहस कोई नहीं करता है। एक दिन मैंने साहस किया और मैंने उस व्यक्ति से कहा, भाई साहब, आप रोज शराब पीकर अपनी पत्नी को पीटते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? क्या हुआ? हाँ, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। आप रोज शराब पीकर अपनी पत्नी को पीटते हैं, आपको शर्म नहीं आती है? वैसे टाइम क्या हुआ है? अभी 8 बजा है। 8 बजे। अबे ये तो बिल्कुल राइट टाइम है बीवी को पीटने का। शांति, ओ मेरी जाने मन, अरे बाहर निकल, आज जुम्मा है, जुम्मे का वादा है। नहीं, पापड़ किधर है? Where is पापड़? तू जब तक लाएगी नहीं पापड़, पड़ते रहेंगे तेरे में। इधर किधर? अरे मर जाएगी मेरी मटन की दुकान, मर जाएगी तू। नहीं, इसको कैंसिल करना पड़ेगा।
लगा दूसरी लेके आता और मांग लेकिन दूसरी मतलब तो चल अंदर भाई साहब, आप रोज शराब पीकर मोहल्ले में अनशन बकते हैं, मोहल्ले की शांति भंग करते हैं। शांति अबे तेरी ऐसी गम तेजी साले ब्रो। अबे तुझे कैसे मालूम कि मेरी बीवी का नाम शांति है, हैं? तुझे कैसे मालूम? ये तेरा चक्कर तो नहीं अभी क्लियर हो जाता है। रुको शांति बाहर तो आ जरा। इधर ही आइए। बड़ा यारा में लगा तुम्हारे ताकत चल रही है। कुछ चक्कर मक्कर। अरे तू इधर तू है इधर तेरा क्या लगता है वो, हैं? भाई क्या लगता है? तेरी बड़ो तो कौन रोकता है मेरे को? है मोहल्ले वालों, अरे ओ दरवाजा खोल। अबे अपने पैसे की पीता हो, तुम्हारे बाप के पैसे की नहीं पीता है। और ज्यादा मत उछला करो मेरे साथ। और क्या बोल रहा था तू? है बीवी को पीटता हूँ। अब मर्द अरे सबके सामने पीटता हूँ। तुम्हारी तरह थोड़ी ना कमरे में ले जाकर पीटता हूँ। अबे आज तो तेरी उठ जाएगी। पीऊंगा किसे? वैसे भी रात हो गई है, सुबह फिर से डाइट लेना है, तो इसलिए गुड नाइट। चलता हूँ मैं। हाँ गुड नाइट। सिगरेट ले। सारा मोहल्ला खिड़कियों से झांक रहा था। मैं उसे शर्मिंदा करना चाह रहा था, लेकिन उसने सारे मोहल्ले के सामने मेरे कपड़े उतार दिए। मैं अपने हाथों से अपने शरीर को छुपाने की चेष्टा करने लगा। व्यक्ति अगर शर्म उतार दे तो लज्जाशील व्यक्ति को स्वयं शर्म आने लगती है। मैंने इसकी रिपोर्ट थाने में की तो पता चला कि एक बोतल के बदले थानेदार की शर्म पहले ही उतर चुकी है। इस तरह की बेशर्म मुस्कान आपका हर जगह स्वागत करती मिलेगी, फिर चाहे वो प्रकाशन की दुकान हो, सरकारी अस्पताल हो या किसी नेता का घर। ये बेशर्म मुस्कान आपको हर जगह मिलेगी। मेरा ये सुझाव है कि इन सभी स्थलों की दीवार पर एक नीति वाक्य टंगा होना चाहिए। बेशर्म होना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। बेशर्म मेव जयते। हमारे एक मित्र हैं राधेलाल। राधेलाल एक सरकारी कर्मचारी हैं और उनकी एक खुद की पत्नी है, वो भी कमाती है। अरेरा कॉलोनी में खुद का एक फ्लैट है और बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। आजकल अच्छा स्कूल उसे कहते हैं जहां अच्छी यानी ऊंची फीस ली जाती है। अच्छी पढ़ाई होना वो आवश्यक नहीं है। आजकल अच्छे स्कूलों में पढ़ाना मध्यम वर्गीय परिवार की व्यवस्था होगी। नहीं पढ़ाओगे तो बच्चे माँ बाप भी एक तरह की हीन भावना से ग्रस्त रहते हैं। अरे भाई, मोहल्ले में व्यक्ति का स्तर गिर जाता है, जैसे सरकारी क्वार्टर में रहने वाले का स्तर अपने आप नीचे गिर जाता है।
और अरेरा कॉलोनी के बंगले में रहने वाले का स्तर अपने आप ऊपर उठ जाता है। कमाल है। शिक्षा और आवास की दृष्टि से हमारे राधेलाल जी का स्तर ऊंचा ही है। स्तर ऊंचा है। अरे बॉस कभी डांटता नहीं, बीवी और बच्चे भी उनकी हमेशा सुनते हैं, इसलिए उन्हें हमेशा खुश रहना चाहिए। लेकिन वो रहते नहीं, हर समय टेंशन में दिखाई देते हैं। राधेलाल जी जब भी टेंशन में होते हैं तो वो वहां पान वाले तिवारी जी की दुकान पर पहुंच जाते हैं। साड़ी पट्टी का एक मस्त जोड़ा चबाते हैं और टनाटन हो जाते हैं। सब ठीक ठाक तो है ना? अरे थू, क्या खाक ठीक ठाक है? तुम्हें पता है अरे हमारे विदेशवा में क्या हो रहा है? नहीं। अमेरिका का मार्केट नीचे गिर गया हुआ है। अच्छा। हाँ, और वो क्या कहते हैं चाइना, अरे चाइना का मार्केट वो ऊपर है। ये सुनते ही मेरे दिल में ख्याल आता है, हे भगवान, ये गलत होम डिलीवरी हो गई क्या? गलती से अंग्रेज भारत में? नहीं नहीं नहीं, इनकी टेंशन थोड़ी अंतरराष्ट्रीय किस्म की है। रोज सुबह अखबार पढ़ेंगे और टेंशन में आ जाएंगे। लाइएगा जरा तल दिखाइए। लाइएगा। ये सुनिए हमारे हिंदुस्तान की खबर। बलात्कार। अरे अरे अरे, और ये एक्सीडेंट। अरे रोज का ये साहब, रोज का ये। हाँ, अब सुनिएगा हमारे विदेशवा की खबर। अमेरिका में ओबामा ने पूरा अमेरिका का बाबा कर दिया है। हाँ? और ये सुनो, चाइना का बाजार अब पूरे शहर में भैया। कभी अमेरिका के ओबामा के कारण टेंशन में होते हैं तो कभी इंग्लैंड के डेविड कैमरून के कारण, कभी रूस के मेंडेव के कारण टेंशन में नजर आएंगे तो कभी पुतिन के कारण। डेविड कैमरून के निर्णयों का प्रभाव इतना इंग्लैंड पर नहीं पड़ता होगा जितना हमारे राधेलाल जी पर पड़ता है। और तभी आकाशवाणी होती है। सुन रहे हैं? हाँ, सुनिए लीजिए। हाँ बोलिए। घर में राशन खत्म हो गया है, गैस और चीनी भी खत्म हो गई, ले आइए ना। अरे हट बुड़बक, गैस खत्म हो गई है, चीनी खत्म हो गई है, राशन खत्म हो गया है। अरे तुम इसी चक्कर में फंसी रहो, बुड़बक की बुड़बक बनी रहो। तुम्हें पता है हमारे विदेशवा में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, और क्या कहते रूसवा में क्या हो रहा है? अरे तुम्हें कुछ नहीं पता है। बच्चा ये चीनी क्या कहते हैं, हाँ गैस, इसी चक्कर में फंसी रहो, बुड़बक कहीं की, कुछ पता ना है। कमाल है, भारतीय नारी, इनकी पत्नी राशन चीनी गैस से पीड़ित रहती है तो ये रूस अमेरिका इंग्लैंड से पीड़ित रहती है। अरे भाई, हमने झूठ, अनैतिकता, बेईमानी, भ्रष्टाचार, चोरी चकारी जैसे क्षेत्रों में भले तरक्की ना की, हाँ, परंतु टेंशन के क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की की। आ बैल मुझे मार, इसकी जगह आज टेंशन मुझे पालू का मुहावरा ज्यादा सशक्त दिखाई देता है। टेंशन तो जैसे एक तरह का नशा हो गया है, सारी दुनिया इसे अपने साथ पालतू पिल्ले की तरह आजा 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 अपने साथ लिए घूम रही है। जिस इंसान को टेंशन नहीं है उसको जीने का हक नहीं है। डॉक्टर आपसे लाख कहे कि देखिए टेंशन मत लीजिए, आपकी आधी बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगी, परंतु ये आदमी लगातार कोशिशों में लगा रहता है कि टेंशन से चिपका रहे। जिस इंसान को टेंशन नहीं है वो तो बेवकूफ, गधा है, उल्लू है। घर में चाहे खाने के लिए दाने ना, ओढ़ने के लिए चादरें ना, और घर में चूहे आना भी अपना अपमान समझते हैं, उस घर में आपको टेंशन जरूर मिलेगी। यही नहीं, जिस घर में खाने के लिए भरपूर दाने, ओढ़ने के लिए मखमली चादरें हैं और 900 चूहे भी घर में रोज दावत उड़ाते हैं, उस घर में भी टेंशन जोर शोर से विद्यमान है। मेरे कहने का मतलब है कि जो टेंशन है ना, वो अमीरी और गरीबी इसमें भेदभाव नहीं करती। गरीब को गरीबी की टेंशन है तो अमीर को अमीरी की टेंशन है, और जो बीच में उसे दोनों की टेंशन है। हमारे राधेलाल जी, उनकी टेंशन थोड़ी राजनीतिक किस्म की है। तो हमारे एक और साहब हैं, कपूर साहब, उनकी टेंशन एक खिलाड़ी किस्म की है। कॉलेज के दिनों से क्रिकेट खेलने के बड़े शौकीन रहे।
कभी बल्ला हाथ में पकड़ा नहीं। हल्के में मत लीजिए, किसी भी बैट्समैन को लाखों बारीकियां समझा सकते हैं। कैसे? ऐसे। दक्षिण अफ्रीका से खेल रहे मैच में रैना से रन नहीं बन पा रहे हैं, आपने देखा होगा, 0 पे आउट हुआ। इतनी टेंशन उसको नहीं हो रही होगी जितनी टेंशन इनको होती है। बेचारे टीवी के सामने बैठे रहते और रैना को क्रिकेट की बारीकियां समझाते रहते। वो यार ऐसे ना खेल होए, वो कितनी बार बोला तेनू मैं, वो क्या तेरे को कपूरी समझाएगा सब। अब सुन, वो देख, वो मैं समझा रहा हूँ तेनू, वो कुछ ना कर, वो तू तो ना पल्ला पकड़, वो पल्ला पकड़ और आगे बढ़ और ढक मार। ढक क्यों मार? जैसे जैसे एक एक खिलाड़ी आउट होता जाता है, इनके कमरे के एक एक चक्कर बढ़ते जाते हैं। वो यार डिक्के तू क्यों चला गया ओए? वो व्यक्ति तो एक मैच हार चुके हैं, की होगा अपना। भारत अगर हारने की कगार पर खड़ा हो तो इनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब की करा? ओ सोनिया, हाँ जी डार्लिंग। और मेरी बीपी दवा ले आओ। गला खाना बंद करो, ला रही हूँ। जल्दी लाओ। ओए मैच जीतने के लिए ये नए नए तरीके के जादू टोने इजाद करते रहते हैं। ओए वो कोई ना कोई टोटका तो करना ही पड़ता है। वो की करा ओए? वो हाँ, वो 1 मिनट, वो टीवी बंद करके देता हूँ, वो शायद कोई चल जाए। ओए कोई तो रन बना दो। ओए एक बार देखो। वाहिगुरु, एक और विकेट गिर गया। ओए की हो गया? ओए कपूर भंगड़ा पा रहा। ओए आप तो जीत जाओ। परंतु हमारी भारतीय टीम को कहां परवाह है बेचारे कपूर साहब की टेंशन की। मैच खत्म होते होते कपूर साहब का ब्लड प्रेशर महंगाई की तरह चरम सीमा पर पहुंच जाता है और तब जाकर एंट्री होती है इनकी बेटर हाफ, मेरा मतलब धर्म पत्नी की। फौजी में आ गई। हाय रब्बा, तुझे भंगड़ा पाया, मैं भी डांस करूंगी। बेबी डाल में सोने दी, बेबी डाल में सोने दी। ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया छठो खसमानु खानी, ये दुनिया पित्तल दी। ओ भाई इंडिया मैच हार गई तू। हाय रब्बा, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। इंडिया मैच हार गए। मैं तो सीधा 100 मेरी पार्टी हो। मुझे ना वाहिगुरु से रिक्वेस्ट करने दो, मैं ये सैड वाला म्यूजिक बजाना। हे वाहिगुरु, मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लो। आई प्रॉमिस, इस बार अगर इंडिया मैच जीत गई ना, 1 किलो तुअर की दाल ऑफर करूंगी मैं आपको। और तेनू पता तुअर की दाल कितने की आती है? वो भी और तू छड़वा मेरी बीपी की गोली दे। जी, वो क्या है ना कि हार के ही प्रेरणा मिलती है जीतने की। अगली बार जीत जाएगी। पक्का कि जीतेगी। ओए ऐसे खेलेंगे तो क्या जीतेगी? वो सारे के सारे चले गए। हैं? वो उनको तो कपूर का कोई ख्याल ही नहीं है। ओए छोड़िए, मेरी बीपी की दवा और दे दे। ओए अब समझ में आ मेरी उतनी नींद क्यों आनी है? फौजी, तुसी ना ठंड रखा करो, नहीं तो हमेशा के लिए ठंडे हो जाओगे वहाँ। नींद की दवा पिखाते ही ये बिल्कुल सीधे हो जाते, मेरा मतलब सो जाते और तब जाकर अगला मैच देखने के काबिल हो पाते। अजीब बेडपना। इस देश में कुछ लोग क्रिकेट की टेंशन बनाते हैं तो कुछ लोग रोजी रोटी के खेल में जिंदगी को दांव पे लगाते हैं। खैर, आधुनिक युग को टेंशन युग कहना अधिक उपयुक्त होगा। टेंशन तो हमारे वातावरण में चारों ओर घुल चुकी है और हमारी नसों में घुस रही है। फॉर एग्जाम्पल, आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं और आपको बैठने के लिए जगह मिल जाए, यात्रा एकदम सुखद हो जाए तो मजा ही नहीं आता है। नहीं आता है ना? वही कुछ लोग टेंशन ना होने की टेंशन पाले घूमते हैं। जैसे हमारे एक मित्र हैं,
क्या नाम था उनका? हाँ, घनश्याम जॉली। सुबह होते ही टेंशन का इंतजार करना शुरू कर देते, अपने सगे संबंधियों मित्रों से बातचीत करते, उनसे उनका हाल चाल पूछते। बूढ़ी बाबा, हम सारा कॉलोनी घूम के आया, हमको एक भी आदमी टेंशन में नहीं मिला। बूढ़ी बाबा, हमारा बीबी जरूर टेंशन में होगा। सबका बीबी देता टेंशन। अरे शर्मिला, एखाने आशो। তুমি কেমন? আমি হ্যাঁ, ভালো আছি। भालो आशी, हमारा बीबी भालो। गेट आउट, निकलो यहाँ से। अरे तुमको इधर कौन बुलाया? भागो, जाओ। हमारा बीबी भालो, पूरा कॉलोनी वाला। अब हम क्या करेगा? अगर कोई इनको कह देता है कि भालो, तो वो इनको बिल्कुल नहीं भाता है। हाँ, हमारा बहुत दूर का दोष है घोष बाबू। वो हमको जरूर टेंशन में मिलेगा, वो हमेशा टेंशन में रहता है। हेलो, হ্যালো हाँ घोष बाबू, আজ চলে বাবা तुम्हें केवल আমি ভালো আর তবে भालो रखो मत। भालो, हमारा दोष भालो। अब हाँ, हमारा एक और दोष है, बहुत दूर का दोष है। और मुखर्जी बाबू, वो हमको हमेशा टेंशन में देता है, हम उससे बात करता है। हेलो हेलो, हाँ मुखर्जी बाबू। हाँ चले बाबू। हाँ तुम्हें केमन? আমি ভালো। अरे हम तुमको बहुत बोलने वाला है चले बाबू। तुमने बहुत बड़े तुमको बोल रहा है, हम तुमको खुशखबरी देने वाला है। हमारा बेटा का नौकरी लग रहा है। वो रखो। कोई अगर इनको कह देता है कि हम बहुत टेंशन में है, तो वो इनका आदमी हो जाता है। पूरा कॉलोनी वाला भालो, हमारा बीवी भालो, हमारा दोस्त भालो। अब हम क्या करेगा? बड़ी बाबा, हमारा एक और दोस्त है चौटौर जी बाबू। वो हमको जरूर गुस्से में मिलेगा, नहीं टेंशन ही मिलेगा। हेलो, हाँ चौटौर जी बाबू, तुम्हें केमन? कोई लगता होगा गुस्से में सुंदर, परंतु हमारे जॉली साहब तो टेंशन में सुंदर दिखाई देते हैं। उनकी बड़ी बड़ी आंखें और बड़ी हो जाती हैं और चेहरा तनाव में खिंचकर एकदम जवान हो जाता है। कुछ हो ना, परंतु जॉली साहब का ये टेंशन फ्रेम एक दिन उनको सड़क पर जरूर ला छोड़े और उस वक्त कुछ ऐसा नजारा हो। बड़ी बाबा, अरे टेंशन दे दे बाबा, काली माता के नाम पे दे दे। अरे बड़ा टेंशन दे, छोटा टेंशन दे, अरे कुछ तो दे। अरे मोटा टेंशन, पतला टेंशन, अरे कुछ तो दे बाबा। ये घनश्याम जॉली जैसे लोग ये टेंशन पालने के शौकीन हैं। तो वहीं हमारे एक और मित्र हैं सतीश वाघमारे। वो टेंशन का उपयोग अपने बचाव के लिए करते, जैसे किसी ने कुछ कहा तो इस तरह टेंशन में नजर आएंगे कि सामने वाला अपने आप पहले माफी की मुद्रा में नजर आएगा। ऐसे लोग टेंशन में होने का सिर्फ अभिनय करते हैं और अपने अभिनय से दूसरों को आक्रांत करते हैं। टेंशन इनके लिए सिर्फ एक बहाना होती है, जैसे इनको अपना कुछ काम करवाना है तो इस तरह टेंशन में नजर आएंगे जैसे सारे जहान का दर्द इन्हीं के सीने में घुस आया है। क्या हुआ? मदद चाहिए था भाऊ। हाँ क्या हुआ? मेरी औरत की किडनी में हार्ट अटैक आ गया भाऊ। मेरी मदद कर दे भाऊ। 50,000 रुपये की जरूरत है भाऊ। 50,000? यार वो तो मेरे पास। अच्छा खड़े तो खड़ो यार, कल तक कुछ जुगाड़ करता हूँ फिर देखता हूँ, है ना? है ना? नहीं कर दूंगा।
जैसे आपका कुछ काम और इन लोगों का करने का मन ना, ये लोग तब भी ऐसे टेंशन में नजर आएंगे जैसे सब कुछ लुटा कर बैठे हो। अरे भाई साहब, काय झालं तुम्हाला? आपसे एक मदद चाहिए। हाँ बोला। अगर आप 10,000 रुपए दे देते तो मेरे भाई का एडमिशन हो जाता स्कूल में। देख, मैं तो तेरी बिल्कुल मदद कर देता हूँ, मगर क्या है कि तनख्वाह पहले हफ्ते में खत्म हो जाता है, पहले तो महीने का आखिरी चल रहा है। तू चिंता मत कर, तेरा टेंशन अपन बैठे और अपन का सारा टेंशन तेरा टेंशन। तू अभी है ना मुझसे 100 रुपया ले ले, बाकी 9,900 रुपया तू अगले महीने आके ले जाना, और जो तू 100 रुपया लेने वाला है वो कल आके ले जाना। और क्या है ना कि अगर तेरे को अभी चाहिए पैसा तो एक ही आदमी जो तेरी मदद कर सकता है। कौन? वो देखो, वो देवा। देवा? हाँ। अरे टेंशन से मुक्त होने के लिए लोग तरह तरह की नौटंकियां भी करते हैं। जैसे कुछ लोग सिगरेट पी लेंगे और टेंशन को दूर हो जाते हैं, तो वही कुछ लोग शराब पीकर टेंशन को दूर भगाते हैं। ये अलग बात है कि जब डॉक्टर बताता है कि इन सब से क्या बीमारियां होती हैं, तो एक नई तरह की टेंशन होती है। हमारे राधे वो तो सारी पत्ती के जोड़े में टेंशन को रखते हैं, हार्ट में हम टनाटन हो जाते हैं। तो वही हमारे कपूर साहब, वो तो नींबू पानी के ग्लास में टेंशन को मिलाते हैं और पी के एकदम टनाटन हो जाते हैं। वही हमारे घनश्याम जौली जी, वो तो टेंशन ना होने की टेंशन को टेंशन पाल कर दूर करते हैं। मेरा मतलब जहर से जहर को काटने में विश्वास करते हैं। टेंशन किसी भगवान से कम नहीं, जैसे वो दिखाई नहीं देता पर है, वैसे टेंशन दिखाई नहीं देती पर है। उसे सिर्फ अनुभव, एक्सपीरियंस के आधार पर ही जाना जा सकता है। ये जीव भी विचित्र है, जिसे टेंशन है वो भटक रहा है और जिसे टेंशन नहीं वो भी भटक रहा है। इसलिए हमारे संत कह गए, जी तू चाहे कितना प्रयत्न कर ले, परंतु ये टेंशन तेरा पीछा छोड़ने वाली नहीं। अतः टेंशन कम हो या ज्यादा, उसे इस नश्वर संसार में भोगना ही पड़ेगा। कभी कभी तो शक होता है कि मक्खी है कि गर्लफ्रेंड पीछे नहीं छोड़ती। खैर यार, मुझे तो बड़ी जोरों की भूख लग रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, और दूर कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, क्या करूं यार। लगता है वहां कुछ खाने के लिए मिल सकता है, चल कर देख लेते। स्वाद, आराम, किराया, समझ में नहीं आया कुछ। खैर मुझे क्या करना। अरे भाई तू है क्या? हाँ साहब आया। हाँ साहब बोलो। ये होटल ही है ना? हाँ साहब होटल ही है। अच्छा तो ये क्या लिखा है? ये तो समझ नहीं आया। अरे पढ़े लिखे हो कि नहीं? अब पढ़े पढ़े तो हैं, लिखे का पता नहीं। अब जब पढ़े पढ़े हो ना तो पढ़ो में क्या लिखा है? तो वो है ना, तो स्वाद, आराम, किराया, कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई साहब। अरे अंग्रेजी आती कि नहीं आती अंग्रेजी? अंग्रेजी तो मैं आती है। आती है ना? तो ये बताओ अंग्रेजी में आराम को क्या कहते हैं? आराम को कहते हैं रेस्ट। ठीक है, और ओ को? अच्छा ओ है, ओ को ही कहेंगे ना। ओ को ही कहेंगे। और किराए को? किराया 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 रेंट। हाँ रेंट। अब तीनों को जोड़ो और पढ़ लो। रेस्ट, ओ रेंट, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। कमाल है भाई, हम तो सिर्फ पढ़े पढ़े, ये लोग तो पढ़े लिखे। ऑर्डर तो देते जा। हाँ साहब बोलो। चाय मिलेगी? चाय पोहा
जलेबी ब्रेड पकौड़ा चाय और पोहा जलेबी जल्दी से। उस दिन मैं रेस्टोरेंट में बैठा हुआ बड़ी बेसब्री से चाय और पोहे जलेबी का इंतजार कर, और वो मेरे सामने आ गई। बस उसी का इंतजार था और वो मेरे सामने थी। तभी मैंने देखा कि दूर खड़ा हुआ एक शख्स लगातार मुझे ही घूरे रहा। शायद मैं उसे जानता था। नहीं, शायद मेरा कोई रिश्तेदार रहा हो। नहीं, हो ही नहीं सकता। तभी मैंने देखा कि वो लगातार मेरी ओर ही बढ़ता चला है। मेरे और पास और पास और पास आ रहा था और तपास से बोला, और आप पहचान नहीं रही हो क्या? आप कौन? मैं वही। कौन भाई? अरे वही। अरे कौन भाई? अरे हाँ वही, मेरा नाम है मियां। अरे हाँ अपन वो शहीद भवन में नहीं मिले थे नाटक देखने के लिए? कौन सा भाई? अरे वही अपने फर्रुख शेरखानी का कहाँ लगा माल की। यार नाटक तो देखा था पर इसको कभी नहीं देखा। खैर मैंने भी अपनी परंपरा अनुसार कह दिया। बैठिए ना, बैठिए। वो तो आप नहीं भी कहते तो भी बैठ जाता भी। क्या बात है मियां, अकेले अकेले पोहा जलेबी खाई जा रही है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। लीजिए आप ही खाइए ना, खा लीजिए। अरे हम कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे हम आपका हिस्सा कैसे खा सकते हैं? अरे वाह 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 वाह। और फिर हम आधी प्लेट क्यों खाएं? पूरी खाएंगे ना? ऐसा कहते समय उनका स्वर अधिकारात्मक लग रहा था कि जैसे वो मुझे ठेका दिलाने वाले या अप्रोच से नौकरी, इसलिए ऐसा कहना तो उनका अधिकार था। मैं भी अपनी इस क्रिया में चुप बैठा सोच रहा था कि क्या करूं, क्योंकि ये निश्चित था कि वो बिल देकर मुझे छोटा नहीं होने देंगे। अरे खम्मी आप तो ऐसे चुप हो गए जैसे आपके पिछवाड़े में काला कुत्ता काट गया। ऑर्डर दे दो ऑर्डर। अरे भाई हाँ साहब बोलो। हाँ साहब बोलो। अरे भाई साहब के लिए एक कप चाय ले जाओ। वो एक पोहा जलेबी भी लिया। आप पोहा जलेबी भी खाएंगे? अरे आप खिलाए तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? अच्छा इनके लिए पोहा जलेबी भी ले आओ जाओ। साहब वो सब तो मैं ले आऊंगा, लेकिन ये बताओ कि बिल देगा कौन? हाँ यार मैं ही बिल दूंगा, मैं ही दूंगा बिल। जाओ तुम लेके तो आओ। थोड़ी ही देर में पोहे और जलेबी की प्लेट मेज पर सज गई। वो चटकारे ले लेकर उसका मजा लेने लगे। मेरे इस दुख का वर्णन कठिन है। इसे वही समझ सकता है जिसने आपातकाल में अपनी प्लेट इस तरह छिनते देखी। इतने में मैंने देखा कि 3-4 मक्खियां उड़ते हुए और आकर उनकी जलेबी पर बैठी। वो तब मुंह से चाट चाट कर खाने लगे। मक्खियां जो ऑर्डर नहीं देती, आपके और हमारे ऑर्डर पर ही पूरा रस लेती, जिनको हम अपनी सज्जनता के कारण उड़ा नहीं पाते। क्या सब ठीक ठाक तो है ना? हाँ बस कट रही है। कट रही है? हाँ? अरे हम वो अपना पन्नालाल के मिला खा भी। कौन पता लगा? अरे वही मोची। कौन मोची भाई? अरे हाँ आप भी भूल जाते हैं। वही पिछले महीने जिसकी शादी में अपन ने डांस किया था। मैंने मोची की शादी में डांस किया। हाँ
दिन हो गए ना मिले, इसलिए भूल गया हूँ। अरे हाँ, मैं तो अभी परसों ही मिला था उससे। हाँ, क्या आज के ताल्लुकात ठीक नहीं है उससे? नहीं नहीं, मेरा तो बहुत अच्छा मित्र है वो। अरे हाँ, अच्छे दोस्त हैं। ऐसे कैसे दोस्त? दोस्तों को गाली बांटते चले जा रहे। दोस्त तो हम भी हैं। पर किसी दोस्त की बहन के ऊपर कीचड़ थोड़ी ना उछालते हैं यहाँ। पता है क्या बोल दिया था आपके बारे में? क्या बोल रहा? अरे हाँ, ऐसी बात तो दुश्मनी कहेगा। सही कह रही हूँ मैं। वो कह रहा था कि आपकी बहन है ना, लड़कों के साथ में घूमती है यहाँ। अमीना साला, हरामी। और बोल दिया था कि आपकी बहन के तो संबंध भी हैं उनके साथ। अरे तुम का जा रहे हो? तुम तो रुक जाओ भैया। मैं थोड़ी ना बोल दिया था साहब, वो बोल दिया था। वो तो ये भी बोल दिया था कि आपके पास ना 2 नंबर का पैसा भी है। मतलब कि है। अरे साहब, मैं तो उसकी नस को पहचानता हूँ वहाँ, नस को। आप बैठो तो मैं बता दूँ उसके बाद। अरे बैठ भी जाओ कसम से। अरे साहब, जुआ वो खेलता, दारू वो पीता, और तो दारू पी के अपनी बीवी तलाक को पीता कभी ना। हाँ, और मालूम है वो जेल में भी जाता है। मन हुआ पूछूं कि आप वहाँ क्या कर रहे थे? अरे साहब, क्या बताऊं उसके बारे में। यहाँ तलक कर्जे में डूबा हुआ है कभी यहाँ। और कंजूस तो 1 नंबर का है। चाय तलक नहीं पिलाता। हाँ, और आप तो खुदा की नेक बंदे हैं। अरे साहब, अब आपसे क्या बोलूं उसके बारे में, आप तो सब जानते ही हैं। ऐसा कहकर उन्होंने पन्नालाल के विरुद्ध बोलने के लिए एक भूमिका बना दी। वो चाहते थे कि मैं भी पन्नालाल के गुणों के बारे में कुछ गंदगी बिखेरूं और वो उसे अपने बड़े से पंखों में ले उड़े। अब वो मेरी और एक टक देख रहे थे। अब मैं आपसे क्या कहूं? आप तो सब कुछ पहले से ही जानते हैं। जानते कि नहीं जानते हैं? हाँ, जानते हैंगे तो पहचानते भी हैंगे। अब एक कप गरम चाय मंगवा लो जल्दी से। हाँ, ये चाय है तो क्या खत्म तो हो गई? अब एक मंगवा लो गरम। एक कप चाय और पीनी। ऐसी बातें करते आप। आज पिलाए और मैं चाय ना पी, ऐसा हो सकता है? अरे भाई, हाँ साहब, एक कप चाय लिया, आधी शादी ना। वो एक सिगरेट का पैकेट भी लिया था। किसके लिए? आपके लिए। अरे दादा, मैं नहीं पीता सिगरेट। तो कोई बात नहीं, मैं पी लूंगा। अरे साहब, ये सब तो मैं ले आऊंगा, लेकिन ये बताओ कि बिल देगा कौन? अरे यार, मैं दूंगा बिल, तुम लेके आओ यार। अबे काले, जब भाई बोल लिया पैसे देगा तो तू ऐसे देख क्यों रही है मेरे को? ये अबे क्या भाई को चिरकुट समझ लिया है? भाई ने डाल दिया भाई तेरे को ये। अबे पहचान कर नहीं क्या भाई? भाई नाम क्या आपका? मेरा नाम रघुदत्त पांडे। अबे सारा चेतन नाटक के डायरेक्टर का भी नाम लेगा। ओए काले, भाई तो तरुण भाई बोलते, चुनावट्टी पे रहते, और जहाँ से हाथ डालते ना वहीं से फाट डालते। देख लिया मेरे को पहचानता नहीं है तू। एक मिनट भाई, पकड़ना क्या? हाँ, अच्छा। अबे समझ लिया मेरे को, जब भाई ने बोल दिया लेके आने का सिगरेट कभी अभी तू जाके नहीं दिया काले, समझता क्या तू मेरे को? वो तो भाई है ना, आपने हाथ पकड़ लिया तो ऐसा पकड़ के अरे बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। रोज की आदत है इनकी, 2 कोड़ी के लोग हैं सारे। अच्छा, आपको कैसे पता? मैं रोज आता हूँ ना। बचपन में पढ़ा मास्टर जी का पाठ मस्तिष्क दोहराने लगा। लगने लगा कि जैसे मैं तो गांव की पाठशाला में आ गया हूं और मास्टर जी पढ़ा रहे हैं। ये जो हैजे जैसी खतरनाक बीमारी ये मक्खी फैलाती
मक्खी गंदगी पर बैठना पसंद करती वो गंदगी बाहर से लाती है और हमारे भोजन पर छोड़ जाती और उस खाने को खाकर बीमार हम पड़ते। अरे भाईजान, ओ भाईजान, अरे आप कोने में क्या कर रहे हो मियां? अरे कसम से मैंने भी उस पन्नालाल को वो पटाखनी दी है ना कि बच्चू याद रखेगा। हाँ, चारों खाने चित करा दी मैंने उसे। पूछो कैसे? कैसे? कैसे नहीं, कैसे? कैसे? हाँ, कैसे? अरे साहब, मालूम है आपको? अरे पन्नालाल की बेटी की शादी पिछले महीने होने वाली थी। पता है कि नहीं पता आपको? एक मिनट यार, अभी तो तुमने बताया था कि पन्नालाल की शादी पिछले महीने हुई। ये इतनी जल्दी लड़की कहाँ से हो गई यार? कमाल है। हाँ, ये दूसरा पन्नालाल है ना? ये दूसरा पन्नालाल। अच्छा, अब ये क्या करता है? ये हाँ, ये भी मोची है। ये भी मोची। हाँ? दो पन्नालाल हैं और दोनों मोची हैं। कमाल है भाई। अरे क्या कमाल है? मेरी बात सुन, दियो। अक्षय कुमार है, हाँ है। अक्षय खन्ना है, हाँ वो भी है। दोनों एक्टर है। वो तो है। अरे तो दो पन्नालाल दोनों मोची नहीं हो सकते क्या? कैसी बात है खाते हो? हाँ, अरे खाओ, आप तो आराम खाओ, गुटली मत गिनो। हाँ, अब कहाँ से खाएं आम? आम का सीजन तो गया। अरे कम मियां, टीवी में नहीं देखते मेरा मतलब। अरे खाओ, आजकल तो 12 बड़ी नाम करते हैं। अरे खाओ, आप खाओ, मिलते हैं इसके अंदर आम और गुटली के अंदर। मैं आपको बता दूं, वो सुनो। अरे साहब, उसने तो इतनी मोटी आसामी फांस रखी थी कि क्या बताऊं। एक मिनट, किसने? पन्नालाल ने। अरे तो हाँ, इतनी देर हम पन्नालाल की बात सुना के काम करे। अरे आप दिमाग खराब कर देते हमारा। अरे आप क्या समझ रहे हैं? अरे आप तो पन्नालाल के बारे में बता रहे। अरे सर दर्द होने लगा है। अरे चक्कर आ रहे हैं। क्या हुआ? चक्कर आ रहे हैं। बैठो। हाँ, मैं आपके लिए पानी मंगाता हूँ। एक मिनट, 1 गिलास दूध मंगा लीजिए। दूध? हाँ। आप दूध भी पीते हैं? अरे हाँ, कसम से काले के इतना बढ़िया दूध मिलता है, मलाई मार के क्या बताऊं? पीछे भैंस बन रही है इसके। अच्छा, आपको कैसे पता? मैं रोज आता हूँ ना। अरे भाई जल्दी आ यार। हाँ सब बोलो क्या? ध्यान से सुन ले। बिल मैं दूंगा, सवाल जवाब मत करना और फटाक से दूध लेके आ। जल्दी जा यार। देख मेरा भाई की तबीयत खराब है। जाना यार। अबे काले अभी तक गया क्यों नहीं? अबे तो भाई बोल दिया बिल देगा तो तेरी समझ में नहीं आई क्या? नहीं साहब, ये से क्यों माने? जब तक भोपाली सपाटे पढ़ेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। आज तो भोपाली को समझना ही पाया। अबे क्या समझ लिया तू? पिछानता नहीं मैं धक्का मार के मैदान में आ जा। यहाँ आया तू समझ क्या है मेरे को? वो तो भाईजान आपने पकड़ लिया, नहीं तो मेरे हाथ में कत्ल हो जाता है। अरे भाई दूध तो है। चाय पी लो। अरे हाँ भाईजान, अपन कहाँ पे थे? दूध तो खत्म हो गया है। अरे हाँ, अरे पन्नालाल। अरे बाप, पन्नालाल ने तो मोटी आसामी फांस रखी। लड़के वाले मालूम, फैक्ट्री के मालिक और ये मोची। हाँ। अरे साहब, मेरे से लड़के वालों का दुख देखा नहीं किया। हाँ, मैं तो पहुंच गया वहां पे। कसम से सही बोल रही हूँ। और मालूम है, मैंने पन्नालाल के बारे में सारी उल्टी सीधी सब कुछ बता दी उनको, लड़की वालों को। हाँ, और तुम्हें मालूम है, मैंने उनकी बेटी के बारे में उल्टा सीधा सब बता दिया। हाँ। अच्छा, ऐसा था क्या? नहीं तो फिर फिर भी फिर भी फिर क्या
जब पन्ना लाल को उसकी औकात याद दिला दी ना, बड़ा 30 मार का समझ लिया था अपने आप को। मैंने देखा इसकी चाय में 3-4 मक्खियां मरी हुई पड़ी थी, मर गई, पर मेरा मन नहीं छोड़ पाई। मक्खियां मुझे उनका चेहरा कुछ बदलता सा लगने लगा कि जैसे उनके कंधों पर बड़े बड़े पंख उगने लगे थे। उन्होंने भिन भिन किया और अरे भाईजान, ओ भाईजान, अरे का पहचान नहीं रहे हो क्या? अरे मैं भाई, अरे कौन भाई? अरे भाई, अरे कौन भाई यार? अरे भाई मेरा नाम है मियां। अरे मैं पन्ना लाल का दोस्त। अब ये पन्ना लाल कौन है भाई? एक मिनट, मैं 1 मिनट में सब बता रही हूँ। मैं 1 मिनट में आता हूँ, आप आधा घंटा यही रुकना है। बता रही हूँ मैं। अरे कहाँ चले गए थे आप? बैठी ना, आती का तो इंतजार। अरे वो मेरा दोस्त मिल गया था बचपन का। अच्छा, हाँ, बोलिए ना। बचपन का दोस्त था मेरा। और ये सब तो ले लीजिए। नहीं, कोई जरूरत नहीं। अरे खाइए ना, आप ही के लिए तो मंगवाई। अरे नहीं, रहने दीजिए साहब। अरे आपको लेना तो पड़ेगा यार, देखो ऐसे तो मांगे नहीं। अरे कसम जब इतना फोर्स कर रहे थे, हमें कुछ तो लेनी पड़ेगा ना। ये सिगरेट का पैकेट ले लेता हूँ मैं। आप पीते नहीं है ना इसलिए। अच्छा, ये भी तो लीजिए। आपको ये ठंडा हो गया ना? हाँ तो पैसे लगते ना। हाँ तो कोई बात नहीं, आप खा लेना बाद में। पार्सल करवा लेना। मेरा दोस्त मिल गया, मैं उसके पास जाता हूँ। अरे बाद में मिलते हैं, बाद में। अरे हाँ तो पन्ना लाल है ना, वो मेरा बचपन का दोस्त है, मोची। अब वो दूसरी टेबल पर बैठेंगे, वहां खाएंगे, गंदगी बिखेरेंगे, उसी को अपने बड़े से पंखों में समेटेंगे और फिर से उड़ जाएंगे, भिन भिन करते हुए, मक्खियों जैसे। अरे हटना यार। ये आग कैसी बेरहती मुझे शादियों में बाराती बनकर जाने में विशेष रुचि है। और साहब, बस्ती को बारात की सजी बात को देखते से ही तो मेरे पैर नाचने लगते हैं और अंदर से जैसे आवाज आती हो, ओए ओए, यही बात है बारात की, चल जा, चल जा। और शादी का नाम सुनते ही तो मेरे मुंह में पानी आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि गुलाब जामुन नजर आ रहे हैं, रसमलाई, हलवा। और आजकल तो मॉडर्न जमाना है तो साथ चाउमीन भी मिली जाती है। इडली डोसा तो मेरा बहुत ही फेवरेट है, क्या बताऊं मैं आपको। हाँ, इस बार की बात है कि मेरा एक मित्र मेरे घर पर आया। अरे हाँ आ रहा भाई। मेरे बड़े भाई की शादी बारात में जरूर चलना है। ऊपर वाले क्या देर है और अंदर नहीं है, उसने इतनी जल्दी मेरी सुन ली। मुझे ये यकीन नहीं था। शादी का निमंत्रण, वो भी बारात में जाने का। बस मेरे मुंह में तो पानी आ रहा था, लेकिन नहीं, फिर भी औपचारिकता में एक बार ना कह देना जरूरी है। अरे बाबा ना, अगर अपन ने ना कह दिया और मित्र ने निमंत्रण वापस ले लिया तो, अरे अपन ने तो तपाक से कहा। अरे भाई, तुम्हारे मित्र की तुम्हारे भाई की शादी है और मेरा हूं, ऐसे कैसे हो सकता है? अच्छा एक काम पता, अरे बैठ भी नहीं कहोगे। अच्छा है, अच्छा है। अरे भैया तुम्हारे घर जा जाओ, बैठो। आओ बैठो। अरे आजा बैठो। और बताओ क्या करूं? कुछ मिलेगा ही नहीं, तुम्हारी भाभी मायके गई हुई है। और सुनो, लड़की कहाँ है? वो है ना अपना, बहुत अच्छा नाम है यार। अरे क्या था बहुत, हाँ, जाट। अच्छा जाट। और लड़की करती क्या है? बस दिन भर पढ़ी रहती है। अच्छा पढ़ी। मेरा मतलब पढ़ती रहती है।
पापा पुलिस में है, वो भी डीएसपी। ये सुनते से ही तो मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया, मेरे पैर कांपने लगे, मुझे चक्कर आने लगा। नहीं, मैंने फिर अपने आप को संभाला और अपने मित्र से कॉन्फिडेंस में कहा, अरे यार भाई, वो बात ये है कि यार उस दिन में तुम्हारे भाई की शादी नहीं है। किस दिन नहीं आ पाओगे यार? तारीख तो मैंने बताई नहीं। अच्छा, हाँ वो अगले महीने है ना? अब अगले महीने थोड़ी ना शादी। नहीं, अरे हाँ, उसके उस महीने है ना? उसके उस महीने भी नहीं है। अरे यार जिस दिन तुम्हारे भाई की शादी हो यार, इस महीने उस महीने, क्या है कि मैं तो इस साल पूरी तरह से व्यस्त हूँ, मैं तो नहीं आ पाऊंगा भाई। कमाल क्या? अभी तो कह रहे थे कि मैं चलने के लिए बेचैन हो रहा हूँ, बेताब हो रहा हूँ। देखो, मैं तुम्हें तुम्हारे वादे से मुकरने नहीं दूँ। तुमने वादा कर दिया ना कि चलना, तो बस चलना, बात खत्म। अरे यार ये समझ क्यों नहीं रहा? क्या मेरी जान का सवाल? अरे मेरे बीवी बच्चों की जान का सवाल है। आप लोग तो जानते हैं पुलिस वालों की यहाँ बारात में जाना कितना रिस्क, नारे बाना। अरे यार भाई तुम समझ नहीं रहे हो यार। देखो मैं तुम्हारे भाई की शादी में नहीं आ पाऊंगा। मैं सब समझ रहा हूँ। तुम सब साले कायर हो। साला जिसको भी कहता हूँ कि पुलिस वालों के यहाँ बारात में चलना है, वही कपड़े झाड़ कर आना हो जाता है। यार अगर रिश्ता जोड़ी बैठे तो यार तुम तो खुद समझदार हो। अभी पुलिस वालों के यहाँ से रिश्ता वापस लेना ये कितना कठिन है। देख ली दोस्तों की यार, रिश्तेदारों का अपनापन भी देख लिया। सब सारे अपनी सोच रहे हैं, हमारी तो कोई सोचता नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ एक दिन के लिए जाना है, सिर्फ एक दिन के लिए, और हमें तो मेरा मित्र फूट फूट कर रोने लगा। वो दुखी हो गया और उसके दुख के साथ मैं भी दुखी हो गया। अब दुखी होना तो हमारा राष्ट्रीय गुण है। लोग देश पर शहीद होते हैं, मैंने सोचा क्यों ना दोस्त पर ही शहीद हो जाता हूं। तुम दुखी मत हो, मैं तुम्हारे भाई की शादी में जरूर चलूंगा। एक बार और कहो। हाँ, मैं तुम्हारे भाई की शादी में जरूर चलूंगा। किसी कहो। मैं बोला ना तेरी भाई की शादी में चलूंगा। कार्ड और फिर जलेबी बांटने जाना है। अच्छा, बारात में जरूर आना है। हाँ बिल्कुल आऊंगा। बारात में जरूर आना है। हाँ जरूर आऊंगा भाई। वो घड़ी आ चुकी थी जब मुझे मेरे मित्र के भाई की बारात में जाना था। मैंने अपनी तैयारी शुरू करी। मैंने अपना बैग लिया और दौड़ लगा दी शादी में जाने के लिए। तो पहले मुझे याद आया कि पत्नी से तो मिलता चलूं। पत्नी के पास गया और उससे बोला, मैं तुम्हें बता दूं कि मैं बारात के साथ पुलिस वालों के यहाँ जा रहा हूँ। तुम मेरे शरीर के सभी अंगों को अच्छी तरह से निहारो। पता नहीं वहां से लौटते वक्त तुम्हें कुछ गायब मिले।
से मैं किसके बलात्कार का शिकार होकर लौटूं? मेरे जाने के बाद तुम साथी रखकर मेरी सुरक्षा की कामना करना। तुम्हें पता ही है कि मेरा धार्मिक कर्म कांड में बिल्कुल भी रुझान नहीं है, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि अगर पुलिस वालों के यहाँ से संपूर्ण शरीर की और सुरक्षित वापस लौट आया तो हनुमान जी के मंदिर में 50 रुपए का प्रसाद अवश्य चढ़ाऊंगा। मेरे जाने के बाद तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। मैं चलता हूँ प्रिय, चलता हूँ। तभी पत्नी ने धूप अगरबत्ती से मेरी आरती उतारी, मेरा तिलक किया और मेरे पैर सदा सुहागन रहो। और मैं चल दिया। जहां पर बारात में जाने वाली बस सजी धजी खड़ी हुई थी। सारे बाराती उसमें शांत बैठे हुए थे, बस एक अशांत आत्मा को छोड़। दूल्हे का तेरा दीवाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। वो चीख चीख के गाने गा रहा था दूल्हे, लेकिन पूरी बस मेरा इंतजार कर रही थी और दूल्हे का भाई तो खिड़की से मुझे बुला रहा था। मैंने तो बस की तरफ पहुंच लगा दी। जैसे ही बस के अंदर पहुंचा, मैंने देखा कि बस की सभी सीटें भरी हुई थी, सिर्फ एक सीट को छोड़कर, वो भी उस अशांत आत्मा के पास वाली। दूल्हे का तेरा दीवाना लगता है, दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है। गाइए ना, दूल्हे का तेरा, वो चीख चीख के गाने गाया जा रहा था। दूल्हे का तेरा। और सबसे कह रहा था कि भाई आप भी गाइए। अरे गाना सको तो कम से कम ताली भी डाली। दूल्हे का तेरा दीवाना लगता है। गाइए ना, ताली बजा दीजिए। दीवाना लगता है। वो कोनी मार मार के मुझसे किए जा रहा था कि गाइए, आप भी गाइए, गाते क्यों नहीं है? वो इतनी बार कोनी मार चुका था कि उसकी कोनी मारना मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। मैंने ड्राइवर से कहा बस रोक, और अंततः मैंने उस पर वज्रपात कर ही दिया। अबे वो चिल बोलने की औलाद, अबे तेरे से बोलो, अरे कान में से। अरे भूतनी के, तेरे को दिख नहीं रहा? राग भोपाली में गाना गा जाऊं मैं। अबे तेरा राग भोपाली की ऐसी की तैसी, हैं? समझ में आ रही है ना? क्या हो गया? तुझे पता है अपन कहाँ जा रहे हैं? अरे कैसा बेवकूफ आदमी, अल्लाह कसम खा के कह रहा हूं। अरे कथे बारात वाली बस में बैठा है, तो बाराती जा रहे होंगे ना। पता है किसकी बारात जा रही है? हमारे अब्बा के दोस्त के लड़के की शादी हो रही है। अच्छा, तुम्हारे अब्बा के लड़के की शादी हो रही है, तो ये पता गले लाल जी के किसके घर जाने वाला? किसके घर जाए? अबे गधे के बारात जा रहे हैं पुलिस वालों के यहाँ। अबे तो पुलिस का। पुलिस? ये सुनते से कि बारात पुलिस वालों के यहाँ जा रही है, वो मूर्छित हो गया, मेरा मतलब कि बेहोश हो गया। उसे होश में लाने के लिए उस पर पानी, उस पर
पानी छिटा गया। उसे फिर भी होश नहीं है। तो फिर मैंने ड्राइवर से कहा, अरे भैया ड्राइवर, अरे यार वो अपने पैर में से मोजा निकाल के देने यार। उसने जैसे ही मोजा मेरी तरफ फेंका और मैंने उसे जैसे उसकी नाक के पास लगाया, उसको तुरंत होश आ गया। मैंने कहा भैया गाड़ी आगे बढ़ा, इस चिल्लाने की बात होश आ गया। बारात हाँ, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, बचाओ, मैं नहीं जाऊंगा। पुलिस वालों क्या बारात, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। कि गलत लगा तो उसने चलती बस में से कूदने का प्रयास किया। मैंने उसने यह प्रयास विफल करते हुए उसको कैच किया और उसको उसकी सीट पर बैठा दिया और पीछे खड़ी भाभी जी से कहा, भाभी जी इसे अपने हाथों से बांध दो। तो भाभी जी ने भी अपने कोमल कोमल हाथों से उसको बांध दिया। अपनी गति से चली जा रही थी। सारे यात्री बाराती सभी शांत बैठे हुए थे। अपने स्वभाव के विरुद्ध सही समय पर बारात को लेकर निकली बस सही समय पर दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। शायद बस को ये डर था कि कहीं लेट पहुंचने पर मुझ पर चालान न हो। और बारातियों को इस बात का डर था कि अगर हम लेट पहुंचे तो लड़की वालों ने हम पर जुर्माना ठोक दिया तो बारात बिल्कुल सही समय पर दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। अब ड्राइवर धीरे चलाकर मारेगा क्या? घर परिवार का तो सोच। सभी बारातियों ने बस के रुकने से ही लघु शंका के लिए दौड़ लगा दी। मैं भी उतरने वाला मैंने देखा कि वो अशांत आत्मा छटपटा रहा। और मुझे याद है कि ये तो बंधा हुआ है। मैंने उसको तुरंत खोल दिया। आत्महत्या का प्रयास फिर से करना चाहा लेकिन मैंने उसको रोक दिया। नहीं जाने दूंगा, अरे आत्महत्या करने नहीं दूंगा। नहीं तुम बिल्कुल करने नहीं दूंगा। मैं तेरी बहन की बारात जाऊंगा, मैं मुझसे आई है यार, मुझसे मैं कैसे ही बस से उतरा और मैंने देखा कि जनवासी के बाहर एक फ्लाइंग स्क्वाड खड़ी थी। उसके बाहर खड़ा एक पुलिस वाला वायरलेस पर सूचना आदान प्रदान कर रहा था। हेलो कंट्रोल रूम, हेलो डेल्टा कंट्रोल रूम। हाँ, बारात ठीक 4:55 पर पहुंच गई है। ओवर एंड आउट। बारात 4:55 पर इसके संदेश में पहुंच चुके थे। सभी बारातियों ने लघु शंका से निवृत्त होने के बाद अपने अपने कक्षों की तरफ दौड़ लगा दी। मैंने कहा मैं अब जब वहां जाऊंगा उससे पहले तो ऐसा करता हूँ मैं यहीं पे तैयार हो जाता हूँ। मैंने फटाक से अपना बैग वहीं खोला, उसमें से अपना कोट निकाला। कहां से? यहाँ से उसको फटाफट पहना और बारात की तैयारी में बिल्कुल तैयार हो गया और बैग को मैंने वहीं कहीं कोने में पटक दिया। अब मैं उस स्थान पर पहुंच चुका था जहां से बारात उठने थी। मैंने जैसे ही देखा कि बैंड बाजे पुलिस वाले बजा रहे थे। बैंड बाजे पुलिस वाले बजा रहे थे। ये देखते से ही सारी बारात के पैर कांपने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरी बारात को लकवा मार रहे हो। तभी मेरी नजर उस पुलिस वाले पे पड़ी जो हाथ में डंडा लिए दूल्हे के भाई के पास चला और उसने दूल्हे के भाई से कहा, चुप है, तुम लोग नाच गा नहीं रहे हो? तुम लोग नाच गा नहीं रहे हो? ये सुनते से दूल्हे का भाई अपने 3-4 मित्रों के साथ में नाचने लगा।
वैष्णव पर पड़ गई और वो मेरी तरफ चला रहा था। रास्ते से मुझसे बोला, क्यों अबे मुफ्तखोर जी, कितनी चालाकी है। नहीं, आपको कुछ गलत फहमी हुई है साहब, मैं शराब नहीं पीता। वो तो क्या है कि आपको देखकर वो डंडे आवाज आ रही है, मैं शराब नहीं पीता साहब। अबे हमसे उड़ने लगा तू, अबे हम तो उड़ती चिड़िया की देख के बता देते पहन के, हमसे बदतमीजी। कभी पुलिस वाले ने अपना डंडा मेरे पेट पर सटा दिया। मैंने जो गुनाह नहीं किया था उसे मैंने कबूल कर ही लिया। हाँ मैंने शराब पी है। कौन क्या? हाँ मैंने शराब पी है। देखो मैं इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहा मैं इधर चला, देखो मैं तो ठंडी सड़क पर गिर पड़ा। वो पुलिस वाला राक्षसों की तरह हंसा और वहां से चला गया, जैसे उसने सर्कस का कोई करतब देख लिया। अब बारात उस स्थान पर पहुंच चुकी थी जहां पर बारात का स्वागत होना था। बारात का स्वागत भव्य हुआ था। सारे पुलिस वाले वायरलेस पर एक दूसरे की बातों का आदान प्रदान कर रहे थे। सारी ही बातों का मुस्तैदी से पालन भी हो रहा था। आइए, अरे आइए आइए आइए, यहाँ बैठिए। अरे आइए 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 आइए, यहाँ बैठिए। अरे बैठिए, आइए आइए, अरे आइए आइए। अब आपके लिए क्या अलग से कार्ड छपवाऊं? बैठिए बैठिए ना। अब अरे कमीने जी, खाना खाइए ना, खाइए। रखा। अरे हरामजादे जी, आप खाना खाइए, पूरा खाइए और इस पूरी ना पूरी इसको पूरा खत्म करो, कर पूरा खत्म। अरे ओ चिलगोज़े की औलाद, आप खाइए ना, खाओ। हाँ खाओ खाओ खाओ। अरे साली गोभी को तो खा के देखो कैसी बनी है। अरे ओ माँ के दीने जी, आपके लिए गुलाब जामुन मांगोगे? गुलाब जामुन। चाशनी में डूबे ऐसे मधुर स्वर, कानों में रस घोल रहे। ऐसा लग रहा था जैसे जैसे स्वयं अन्नपूर्णा माता अपने हाथों से खाने का आग्रह कर रही हो। एक कुड़ी में ही तप्त हो जाने वाले सीखिया पहलवान से जब पुलिस वाले ने पूछा, अरे हरामजादे जी, हाँ आपने तो कुछ खाया ही नहीं है, साला ये खाना अच्छा नहीं बना क्या? साला ये खाना अच्छा नहीं बना क्या? ये सुनते से ही वो सीखिया पहलवान गरम गरम खाने लगा। एक ही पंगत में सारे भोजन को चट कर जाने वाले पहलवान से जब पुलिस वाले ने ये कहा कि क्या बात है पहलवान जी, आप लोगों के लिए कुछ और मंगाओ क्या? आप लोगों के लिए कुछ और मंगाओ क्या? ये सुनते से ही सारे पहलवानों ने दौड़ लगा दी। भागो! अरे रुको, अरे रुको। भोजन प्रसादी के बाद में अब समय आ गया था लड़की की विदाई का।
सारे बाराती विदाई के बाद बस में जाकर बैठ चुके थे। इस बार भी फिर से मैं ही लेट था। मैंने भी दौड़ लगा दी बस की तरफ। इधर नहीं, इधर नहीं, इधर। मैंने जैसे देखा कि फिर से वही नजारा था। सारे बाराती अपनी अपनी सीट पर बैठे हुए और सिर्फ एक ही सीट खाली थी, वो भी उस अशांत आत्मा के पास वाली। मैं चुपचाप से जाकर उस सीट पर बैठ गया। लेकिन मैंने देखा कि इस बार वो अशांत आत्मा बिल्कुल शांत बैठी। मैंने उससे पूछा, अरे साहब, बारात विदा करने की जितनी जल्दी दूल्हे को नहीं थी, उससे ज्यादा जल्दी हम बारातियों को थी। क्योंकि पुलिस वालों के यहां से संपूर्ण शरीर के सुरक्षित अपने घर जो पहुंच रहे थे, सुरक्षित संपूर्ण शरीर के अपने घर पहुंचना कितना सुखद होता है, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। और मैंने अपनी पत्नी को दिया वो वचन भी पूरा कर दिया। मैंने अपनी पत्नी से कहा था कि अगर मैं पुलिस वालों के यहाँ से संपूर्ण शरीर के सुरक्षित घर लौट आया तो हनुमान जी के मंदिर में 50 रुपए का प्रसाद अवश्य चढ़ाऊंगा। और वो मैंने चढ़ा दिया है। बोलो सियावर रामचंद्र की। तभी मुझे लगा कि मेरे दरवाजे की घंटी बजी। अरे नहीं, मेरा अरे हाँ, ये तो सही में मेरे दरवाजे की डोरबेल थी। मैंने दौड़ लगा दी दरवाजे की तरफ। दरवाजा खोला, अरे भाई सरप्राइज! खुशखबरी है कुछ क्या? इस बार मेरी ही शादी है, बारात में जरूर चलना है। अब इस बार डीएसपी की लड़की नहीं है। अच्छा नहीं है, आईजी की लड़की है। जहाँ शहीद